बच्चों क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 जल। बच्चों चैप्टर नंबर 15 तक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर भी अच्छे से समझ चुके हैं और अभ्यास प्रश्नों को भी हमने कर लिया। अगर आपने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में क्लास 6 साइंस की का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जा करके उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो क्रम से खुलेंगे बच्चों। उसको देख करके आप चैप्टर समझ सकते हैं, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी बच्चों चैप्टर नंबर 16 जल जो है ये हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर बच्चों। अभ्यास प्रश्नों में बच्चों पहला प्रश्न जो है वो आपका सही विकल्प छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। ठीक है, का जो है दिया है पृथ्वी का कितना भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग बच्चों जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो इसका का पहला विकल्प सही होगा, लगभग 2/3 भाग जो है पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, फिर खा है बच्चों प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है, यानी जो प्राकृतिक जल है उसका शुद्धतम रूप जो है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए कई चीज़ें हैं, वर्षा का जल है, भूमिगत जल है, धरातल का जल है, समुद्री जल है। तो अगर हम शुद्धतम रूप की बात करते हैं बच्चों तो वर्षा का जल जो है वो शुद्धतम रूप कहलाएगा इसका प्राकृतिक जल का। और फिर अगला बच्चों प्रश्न है शुद्ध जल होता है। तो जो शुद्ध जल है वो किस तरीके का होगा, केवल रंगहीन, केवल पारदर्शी, केवल रंगहीन तथा स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी। तो यहाँ पर बच्चों ये जो चौथा विकल्प है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी, ये जो चारों चीज़ें जो होती हैं वो शुद्ध जल में होती हैं। वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, उसमें कोई गंध नहीं होती है, स्वाद भी नहीं होता उसका कोई, और आर पार हम देख सकते हैं, तो पारदर्शी भी होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका बच्चों कि जल घोल सकता है घा। तो जल में क्या क्या चीज़ें घुल सकती हैं, केवल ठोस पदार्थ घुल सकते हैं कि केवल ठोस और द्रव पदार्थ घुल सकते हैं कि ठोस द्रव गैस तीनों घुल सकते हैं कि केवल द्रव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों कि जल में क्या चीज़ें घुल सकती हैं तो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों चीज़ें जो है वो जल में जो है वो घुल सकती हैं। तो जल घुल सकता है ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है, इसके बाद है अंगा बच्चों जल के तलछटीकरण हेतु उपयोग किया जाता है। तलछटीकरण के लिए जो है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों तो हमने जाना था कि तलछटीकरण के लिए जो है वो क्या प्रयोग किया जाता है, फिटकरी का प्रयोग हम करते हैं। उसमें फिटकरी जो है वो थोड़ा सा चला देते हैं जिससे पानी जो है वो धीरे धीरे करके जो है उसकी जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो नीचे तली पर बैठती जाती हैं। तो यहाँ पर अंगा का तीसरा वाला विकल्प फिटकरी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है वो आपको करनी है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कहा दिया हुआ बच्चों समुद्र जल का सबसे बड़ा ब्लैंक है। तो समुद्र जो होता है वो जल का सबसे बड़ा स्रोत है। समुद्र में आप देखेंगे बच्चों तो एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो क्या है, पानी ही पानी दिखाई देता है, यानी पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वो समुद्र ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। अगला है बच्चों खा जल सभी जीवधारियों का ब्लैंक घटक है। तो जल जो है वो सभी जीवधारियों का मुख्य घटक होता है। मुख्य जो हमारी शरीर है बच्चों उसमें जो शरीर में ज़्यादातर भाग जो है 70% जो होता है वो क्या होता है, पानी होता है। तो मुख्य घटक क्या है हमारा, पानी है। तो जल सभी जीवधारियों का मुख्य घटक है। फिर अगला है बच्चों जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं इसलिए यह अच्छा ब्लैंक है। तो यह अच्छा क्या हुआ, जिसमें घुल जा रहा है यानी ये क्या हो गया, विलायक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विलायक। जल क्या है बच्चों, एक अच्छा विलायक है, ये या बना हुआ है। ठीक है, विलायक है। फिर अगला है बच्चों घा जल की कठोरता उसमें घुले ब्लैंक के कारण होती है। तो जल में कुछ खनिज लवण बचे होते हैं वो घुले रहते हैं जिसके कारण उसमें जल जो होता है वो कठोर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खनिज लवण, खनिज लवण। ठीक है, लवण। तो खनिज लवण के कारण जो होता है वो जल क्या होता है, कठोर होता है। अंगा है बच्चों क्लोरीन द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्लोरीन के द्वारा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीनीकरण आ गया। इसकी प्रक्रिया जो क्लोरीन है तो क्लोरीन से बना है क्लोरीनीकरण, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्लोरीनीकरण कहलाती है। अगला बच्चों इस तरीके से आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों। अगला प्रश्न है आपका सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है बच्चों, इस तरफ कर लेते हैं इसको। हाँ, एक का दिया हुआ है, अपमार्जक या डिटर्जेंट जिसको कहा जाता है, मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में झाग देता है। तो बच्चों वास्तव में जो डिटर्जेंट होता है वो दोनों प्रकार के जल में झाग तो देता है, किसी में कम झाग देता है, किसी में ज़्यादा, लेकिन झाग जो है वो देता है, इसलिए ये कथन क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है। अगला है बच्चों, शुद्ध जल 0 डिग्री पर जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये कथन भी बच्चों आपका सही है। 0 डिग्री पर जो है वो बर्फ़ जम जाती है, जब पानी जम जाता है तो वो बर्फ़ के रूप में हो जाता है, और 100 डिग्री पर उबलने लगता है पानी, जो कि वाष्प के रूप में निकलता जाता है। फिर अगला है बच्चों, कठोर जल कपड़े धोने तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त है। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। कपड़े धोने के लिए जो है वो मृदु जल अच्छा होता है, कठोर जल नहीं अच्छा होता है। कठोर जल के कारण जो है वो झाग कम होता है, जिसके कारण कपड़े जो है अच्छे से नहीं धुल पाते हैं, और औद्योगिक कार्यों के लिए भी यह उपयुक्त नहीं होता कठोर जल। तो ये कथन आपका क्या होगा, गलत होगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, जल 3 अवस्थाओं बर्फ यानी ठोस, द्रव यानी जल, और गैस यानी जलवाष्प में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही कहा गया है, जो जल है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये जल की तीनों अवस्थाएं जो है बर्फ, जल और जलवाष्प हैं। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से सही गलत भी आपका कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों आपका का प्रश्नोत्तर के रूप में है। इसके दो पार्ट दिए गए हैं, का और खा। तो पहला है इसका, जल के 3 भौतिक गुण बताइए। तो जल के आपको 3 भौतिक गुण बताने हैं बच्चों। तो जल के बारे में आप जानते हैं कि जल कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी। तो कोई से भी 3 भौतिक गुण आप लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखिएगा बच्चों। यहाँ पर आप उत्तर के रूप में लिखिएगा, जल के 3 भौतिक गुण निम्न हैं। ठीक है। फिर यही, जल एक रंगहीन व गंधहीन पदार्थ होता है। फिर शुद्ध जल स्वादहीन होता है। फिर जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। ठीक है। तो ये 3 उसके क्या हो गए हैं, जल के भौतिक गुण हो गए हैं। तो ये तीनों भौतिक गुण आप लिख दीजिएगा फेयर कॉपी में, इस तरीके से इसका आंसर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है आपका दूसरा खा, इसका पार्ट है कि जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा कि क्षनिक जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, जो हम छान चुके हैं पानी, उसमें कुछ कीटाणु भी उपस्थित होते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर नाम भी सुना होगा आपने। ठीक है। CaOCl2 जिसका फार्मूला होता है, या तो फिर क्लोरीन गैस जो है वो हम उसमें प्रवाहित करते हैं। तो जब प्रवाहित किया जाता है क्लोरीन गैस को, तो क्लोरीन जो होती है गैस बच्चों, वो जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। तो क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। और जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अन्य रासायनिक पदार्थ का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ और पदार्थ भी हैं बच्चों जिनका हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फार्मूला होता है KMnO4, और ओजोन O3 जिसका फार्मूला है O3। ठीक है। तो इनका प्रयोग भी हम जो है वो कीटाणुओं को, जो जल में उपस्थित कीटाणु हैं उनको नष्ट करने के लिए करते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों इस तरीके से आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। समझ में भी आ गया होगा, चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने इसको अच्छे से समझा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। तो अगला प्रश्न है बच्चों आपका, जो चौथा प्रश्न है, कठोर जल एवं मृदु जल में क्या अंतर है। तो बच्चों इस प्रश्न को चौथा, पाँचवां और जो इसके बाद छठवां है, सातवां गलत दिया हुआ है। इस प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। आप इतना काम जो है, इतना वर्क अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और ये चैप्टर अपना फिनिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।